हाँ भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर लिया था? गवर्नमेंट बजट, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन बताओ। इट इज एन ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। समझ में आ गई बात? उसके बाद मैं सीधा किस पे आ गया था? मैंने ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़ाए थे, मैंने बोला था क्या पढ़ाऊंगा मैं? कंपोनेंट्स। वेरी गुड। गवर्नमेंट बजट के कितने कंपोनेंट है? दैट इज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट भी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू। फिर मैं कैपिटल की बात नहीं कर रहा, अभी मैं इधर ही रहता हूं, ठीक है ना। फिर हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट्स कितने पार्ट में? दैट इज टैक्स एंड नॉन टैक्स, ठीक है ना। अब मुझे टैक्स की बात बताओ। सबसे पहले हम टैक्स पे आ गए थे। व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस टू दी विदाउट एनी वापसी में कुछ नहीं मिलता। गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी क्या है? टैक्स है। अब ये जो टैक्स है ये कितने पार्ट में क्लासिफाइड है? दैट इज वेरी गुड, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले किस पे आया था? डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इट इज द टैक्स इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन दी। तो ये वो टैक्स है जहां पे इंसिडेंस और इंपैक्ट दोनों सेम पर्सन पे पड़ते हैं। समझ में आ गया? तो ये मुझे बताओ कि यहाँ पे टैक्स के बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जिस पर लग रहा है एग्जाम्पल बताना। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और गिफ्ट टैक्स, ये लिखवा दिए थे मैंने, ठीक है ना। आज हमें कहां से स्टार्ट करना है? इनडायरेक्ट टैक्स से। ठीक है भाई, आओ चलो स्टार्ट करते हैं। लिखिए, these are the taxes, these are the taxes in which incidence, दूसरा वर्ड बताओ, एंड, वेरी गुड, एंड इम्पैक्ट, दोनों वर्ड ध्यान रखना। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट बोथ, हाँ, both fall on different person, both fall on different persons। फर्स्ट स्टॉप, बुलेट पॉइंट चेंज, लिखो अंडर indirect taxes burden burden of the tax burden of the tax can be shifted to another person, can be shifted to another person, full stop, bullet point change। for example, लिखो service tax comma sales tax comma VAT value added tax, ठीक है, comma excise duty comma custom duty एटसेट्रा। एक और पॉइंट ऐड करो, लिखो all the indirect taxes have been merged to form a unified system of indirect taxes comma it is known as GST, goods and service tax। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब मेरी बात को जरा ढंग से सुनना। लास्ट क्लास में डायरेक्ट टैक्सेस तक तो मुझे लगता है सबको बिल्कुल क्लियर है ना, कि मैंने जो समझाया था वो सबको समझ में आ गया है ना, कि जिस पे लग रहा है
पे भी वही करेगा, यानी इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम पर्सन पे आ रहे हैं। बट अब आपके माइंड में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि सर ऐसा कहां पॉसिबल है कि टैक्स किसी पे लग रहा है और पे कोई और कर रहा है। ऐसे टैक्सेस हैं, और ऐसे टैक्सेस को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं इन विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट बोथ फॉल ऑन दी डिफरेंट पर्सन। टैक्स लग किसी पर रहा है और पे कोई और कर रहा है। समझ में आ गई? ऐसे टैक्सेस को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन, सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लग किसी पे रहा और पे कोई और कर रहा है? आओ जरा पूरी बात को समझें। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। देखो, आपने सुना होगा ई टैक्स के बारे में। ई टैक्स होता है एंटरटेनमेंट टैक्स। कौन सा टैक्स? एंटरटेनमेंट टैक्स। अब एंटरटेनमेंट टैक्स पता है किसको पे करना पड़ता है? जो एंटरटेनमेंट शो करके इनकम कमा रहा है ना, उसको पता है क्या देना पड़ता है सरकार को? एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है? तो आप कभी मूवी वगैरह जब देखने जाते हो, ठीक, तो ये टिकट होता है आपका। टिकट में एंड में यहाँ पे प्राइस वगैरह सब चीज होती है, और एंड में छोटा सा लिखा होता है ई टैक्स। पहले ई टैक्स लिखा आता था, अब तो जीएसटी आता है लिखा हुआ, सब जगह जीएसटी चलता है ना? पहले ई टैक्स लिखा आता था। ई टैक्स एट द रेट ऑफ 40% से लगता था। कितने परसेंट लगता था? 40%। समझ में आगे बात? यानी एंड में अगर लिखा है 100 रुपए, तो यानी आप उसमें से जो टिकट का प्राइस है वो कितना था? 60 रुपए। और 40 रुपए किसके देके आए हो आप उसमें से? टैक्स के। कौन सा टैक्स था? ई टैक्स। अब कहने का मतलब यह है कि आप मूवी देखने गए पीवीआर में, है ना? तो पीवीआर वाला क्या कर रहा है? पीवीआर वाला आपको एंटरटेनमेंट शो कर रहा है और अपनी इनकम कमा रहा है। तो सरकार को उसको क्या पे करना चाहिए था? ई टैक्स। उसको पे करना चाहिए था। अब पीवीआर वाला पागल थोड़ी है। पीवीआर वाले ने क्या करा? जितना टैक्स उसको पे करना था उसने टिकट के प्राइस में ऐड करा, और किससे वसूल कर लिया? हमसे। यानी टैक्स लगा उस पे, बट उसने वसूला किससे? हमसे। इंसिडेंस उस पे आया, इंपैक्ट इस पे आ गया, हम लोगों पे। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन दी डिफरेंट पर्सन। खाना खाने जाते हो, है ना? तो बिल आता है, बिल में नीचे लिखा होता है ऐसे जीएसटी लिखा होता है अब तो, है ना? पहले की बात बताता हूँ, पहले से लिखा होता था सर्विस टैक्स। क्या लिखा होता था? सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स किस पे लगता है? हमारे कंट्री के अंदर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्या है? जो सर्विस प्रोवाइड करके इनकम कमा रहे हैं, ठीक है ना, वो उनको क्या पे करना पड़ता है सरकार को? सर्विस टैक्स। क्या पे करना पड़ता है? सर्विस टैक्स। तो सरकार बोल रही है रेस्टोरेंट वालों से, आप सर्विस ही तो दे रहे हो, है ना? किसको? कस्टमर्स को, जो क्लाइंट्स आ रहे हैं आपके, है ना? और उनसे इनकम कमा रहे हो, ठीक? तो आपको क्या पे करना पड़ेगा सरकार को? सर्विस टैक्स। बट रेस्टोरेंट वाले पागल थोड़ी हैं, वो क्या करते हैं? बिल में ऐड करते हो, किससे ले लेते हैं? हमसे। इंसिडेंस लगा उन पे किसने करा? हमने। समझ में आ गई बात? कभी मार्केट में आप सामान वगैरह खरीद के लाते हो, तो वहां पे ऐसे एंड में जब एमआरपी होती है, एमआरपी लिखी होती है, उसमें लिखा होता है यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस पर ना, ऐसे लिखा होता है नीचे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो मान लो आप चिप्स का पैकेट खरीद के लाए लेज का, ठीक है? ये लेज का पैकेट है, और उसमें एमआरपी लिखी है कितनी? 20 रुपए, और ऐसे लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब आपको क्या पता है इसमें कौन कौन से टैक्सेस? मैं बताता हूँ, ठीक? सबसे पहले ये प्रोड्यूस हुआ होगा, है ना? जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होती है, तो प्रोड्यूसर को एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। सरकार को क्या पे करनी पड़ती है? एक्साइज ड्यूटी। ठीक, ठीक। उसके बाद सामान बेचा जाता है, बेचने पे लगता है सेल्स टैक्स। ठीक है? क्या लगता है? सेल्स टैक्स। समझ में आ गई बात? चलो अभी मैं सिर्फ दो का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? सामान बेचा गया। अब ये जो दो टैक्सेस थे, ये वाला टैक्सेस पे करना था प्रोड्यूसर को, ठीक है? और ये वाला पे करना था सेलर को, जो सामान बेच रहा है। समझ में आ गई? सरकार को। बट वो क्या करते हैं? वो प्राइस में ऐड करते हैं। किससे लेते हैं? फाइनल कंज्यूमर्स। यानी बीच में जितने भी टैक्सेस ऐड हो रहे हैं, एंड में पे किसको करने हैं? हम लोगों को। तो इंसिडेंस लग रहा है उन पे कौन कर रहा है? हम। तो आपको क्या लगता है, हमारी कंट्री के अंदर जो एक बहुत गरीब इंसान है, बहुत ही पुअर है, क्या वो भी टैक्स पे करता है? हाँ या ना? करता है। सामान खरीद के ला रहा था, टैक्स तो पे करके आ रहा है। अगर गरीब के बच्चे ने चिप्स का पैकेट खरीदा, तो क्या वो टैक्सेस पे करके आया? ऑब्वियसली। वो एक्साइज ड्यूटी पे करके आया, वो सेल्स टैक्स पे करके आया। तो हमारे कंट्री का एक एक बंदा टैक्स पेयर है। जब हम लोग टैक्स पेयर है, तो हम सरकार से मांगे भी ना कि रोड बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, है ना? एक एक इंसान हमारी कंट्री का क्या है? टैक्स पेयर है। समझ लो किस तरीके से। कौन से टैक्सेस पे तो कर रहा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पे सभी कर रहे हैं। अब बात समझ में आई? ठीक। अब आप मेरे से पूछो कि सर आप क्या सर्विस टैक्स पे करते हो? तो मैं बोलूंगा हाँ, मैं पे करता हूँ, ठीक। बट मैं थोड़ा टेक्निकली रहता हूँ, ठीक है ना? पे भी करता हूँ, नहीं भी करता, ठीक है। वैसे सर्विस टैक्स पे करना उसको पड़ेगा, कंपलसरी है। जिसका टर्नओवर साल के अंदर 20 लाख से ज्यादा है, उसको कंपलसरी है पे करना, ठीक है? 20 लाख तक है, ठीक। पहले लिमिट 10 लाख थी, अब ये बढ़ा के 20 लाख हो गई है। समझ में आ रही है बात?
अब जरा मेरी बात को ढंग से सुनना। आप मेरे से बोलो सर आप सर्विस टैक्स पे करते हो, ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं। तो आप बोलोगे सर आप क्यों नहीं करते, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, पे कर दूंगा मैं। ठीक, अब से मैं क्या करूंगा, आपसे फीस लेता हूं मैं, तो फीस की रिसीट बनाऊंगा मैं, ठीक है, रिसीट बनाऊंगा। ठीक है, आपसे मैं फीस लेता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा फी का अमाउंट, ये रही कितनी फीस 1500, लो लिख दी मैंने यहाँ पे फीस, मंथली फीस 1500। ठीक, फिर मैं बोलूंगा एक काम करते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या ऐड करते हैं सर, मैं भी तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, सर्विस टैक्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मान लो 200 रुपए। अब कितना हो गया मुझे बताओ, 1700। तो आज से आप लोग मुझे कितनी फीस दोगे, 1700 सरकार को दे दूंगा मैं, लो बात खत्म। इंसिडेंस किस पे लगा, मेरे पे, इंपैक्ट किस पे आया, आप पे। दिस इज द थिंग, आप बात समझ रहे हो। ऐसे टैक्सेस को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। लग किसी पे रहे हैं और पे कोई और कर रहा है। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलें। हाँ भाई एक बार रीड कर लेते, तो मैंने क्या लिखा, दीज आर द टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन दी डिफरेंट पर्सन अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेस, बर्डन ऑफ द टैक्सेस कैन बी, और होता ही है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल, और अब ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, बहुत सारे थे, ठीक, सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया, उसका नाम क्या दे दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है, समझ में आ गई बात, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अगर आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्स, कर दोगे। डायरेक्ट टैक्सेस इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन दी, इधर इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन दी बर्डन ऑफ द टैक्सेस, कैन नॉट बी बर्डन ऑफ द टैक्सेस। एग्जांपल्स लिख दिए, हो गया, 3 पॉइंट में आता है, समझ में आ गई बात। आगे चलें, कोई इशू तो नहीं था यहाँ तक। अभी हमने क्या पढ़ा, जल्दी बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए हम कहाँ पर हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है मुझे बताओ, हमने डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस कवर अप कर लिए। ठीक है, अब हम किस पे आ गए बताओ भाई, नॉन टैक्स रिसीट्स पाएंगे, समझ में आ गए। अभी हमारी क्या चल रही है मुझे बताओ, रेवेन्यू रिसीट्स क्या चल रही है। हाँ, अब छोटी सी चीज पूछूंगा, व्हाट आर रेवेन्यू रिसीट्स। सही बोल रहे हो, एक कभी समझ नहीं आया, एक तो बोलो कम से कम, एक बोलो सही से। हाँ, दीज आर द रिसीट्स विच, दोनों बात तो सेम ही बोली तुम। हाँ, दीज आर द रिसीट्स विच नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस, वो पैसा आना जिसके आने से ना तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ी ना मेरी एसेट घटी, समझ में आ गई बात। ऐसा पैसा आने को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। अरे ऑनलाइन वालों को सुनाई दे रहा है। हाँ जी। क्या बात है, चलते हैं आगे फिर, लिखो हेडिंग डालो। अब हम आ गए बेटा नॉन टैक्स पे, हेडिंग डालो नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स, बातों को ठीक से सुनना है। ठीक, अभी हम टैक्स रिसीट्स पढ़ के आए हैं कि सरकार की मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स है। सरकार का ज्यादातर पैसा कहां से आता है, बट सारा पैसा टैक्स से, अदर देन टैक्स भी सरकार के पास पैसा आता है, उस वही पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, नॉन टैक्स रिसीट्स। क्या, रिसिप्ट्स भी बोल सकते हो, वैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रिसीट्स है। ठीक है, लिखो भाई, लिखो, दीज आर दी receipts which are other than the tax receipts. These are the receipts which are other than the tax receipts. ठीक है, फर्स्ट लिखो फीस। ठीक है, लिखो गवर्नमेंट चार्जेस फी for the services it renders to the people, of the country. For example,
लैंड रजिस्ट्रेशन फी, लैंड रजिस्ट्रेशन फी, कॉमा कोर्ट फी, कोर्ट फी एटसेट्रा। ठीक है, एक एक करके चलेंगे, एक एक करके सारी पढ़ेंगे। नॉन टैक्स रिसीट्स अदर देन टैक्स, सरकार के पास टैक्स के अलावा कहां कहां से और पैसा आ रहा है। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर? सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं बेटा, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं फीस की। पहले आप मुझे बताओ, मैं आप लोगों से क्या चार्ज करता हूँ? फी। फी कब चार्ज करी जाती है? जब मैं सर्विसेज देता हूँ। अगर मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ तो इन रिटर्न क्या लूंगा? डॉक्टर क्या लेता है आपसे? क्या दे रहा है? अपनी सर्विसेज। लॉयर क्या लेता है? फी। समझ में आ गई बात? तो वो लोग जो अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं वो क्या लेते हैं? फी। ऐसी सरकार भी बेटा हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये रही सर्विसेज, ठीक है ना। और अगर सरकार सर्विसेज दे रही है तो सरकार फ्री में थोड़ी देगी, सरकार क्या लेगी आपसे? फी लेगी। क्या लेगी? फी। अब आप मेरे से पूछो सर कुछ एग्जांपल दे दो। एग्जांपल देखो, दो एग्जांपल लिख दिए। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कोर्ट फी। अब अगर आप पे कोई केस वेस हो जाता है, मुकदमा हो जाता है ना, अगर आपको मुकदमा लड़ना है, केस लड़ना है ना, तो क्या कोर्ट में एक फी देनी पड़ती है? हाँ देनी पड़ती है। सरकार ने आपके डिस्प्यूट सेटल करने के लिए कोर्ट बनाया हुआ है ना, कोर्ट की पूरी फंक्शनिंग चलती है ना, सरकार खर्चा तो करती है ना। तो सरकार क्या दे रही है? अपनी सर्विसेज दे रही है आपको। इन रिटर्न आपसे क्या लेगी? फी। तो आपको कोर्ट फी देनी पड़ेगी सरकार को। अगर आपका कोई लैंड है, आपको उसको अपने नाम रजिस्टर कराना है लैंड को, तो सरकार करेगी क्या? हाँ सरकार करेगी आपके नाम, ताकि वो आपसे कोई छीने ना। समझ में आ रही है बात? तो सरकार सर्विस प्रोवाइड करा रही है ना। तो सरकार क्या लेगी आपसे? लैंड रजिस्ट्रेशन फी। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ऐसे डेथ रजिस्ट्रेशन फी भी होती है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आप सरकार की सर्विसेज ले रहे हो तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अब सरकार के पास पैसा गया, क्या ये टैक्स रिसीट थी? सरकार ने आप पे टैक्स लगाया, पैसा कहां से आया फिर? ये अदर देन टैक्स, सरकार की इनकम है ये। सरकार सर्विसेज दे रही है और क्या ले रही है आपसे? फी। तो पहली नॉन टैक्स रिसीट क्या है? फी। किस लिए चार्ज करती है? क्योंकि गवर्नमेंट क्या देती है अपनी? हाँ, तो गवर्नमेंट चार्जेस फी फॉर द सर्विसेज इट रेंडर्स टू द पीपल ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल लैंड रजिस्ट्रेशन फी, कोर्ट फी। सेकंड पे आओ, लिखो लाइसेंस एंड परमिट। लाइसेंस एंड परमिट लिखो। गवर्नमेंट ऑल्सो charges fee for granting permission, for granting permission। लिखो फॉर एग्जाम्पल, लिखो फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस फी, ड्राइविंग लाइसेंस फी, ठीक है ना। उसके बाद लिखो लिकर लिकर लाइसेंस फी, लिकर लाइसेंस फी एटसेट्रा। दो सफिशिएंट है। हाँ भाई, अब देखो सरकार की और इनकम कहां से हो रही है। सेकंड बताओ क्या लिखा है नॉन टैक्स के अंदर? लाइसेंस एंड। अब ये लाइसेंस और परमिट क्या है? अगर सरकार किसी चीज की परमिशन दे रही है आपको, किसी चीज की परमिशन, तो उसके लिए भी क्या चार्ज करती है? फी चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल मैं सरकार से बोल रहा हूँ मेरे को ड्राइविंग करनी है, तो सरकार मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस बना के देगी, है ना। परमिशन दे रही है कि ड्राइव कर लो जाके, है ना, रोड पे। तो फ्री में बन जाता है ड्राइविंग लाइसेंस? फ्री में तो नहीं बनता। सरकार क्या लेती है उसके लिए? फी लेती है ना। तो वो कहां पे आएगा? लाइसेंस एंड परमिट में। मेरे को लिकर बेचनी है, हाँ पीनी नहीं है, बेचनी है, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ऐसी बेच सकता हूं मैं? तो फिर क्या करना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस ऑब्टेन। तो सरकार मेरे को परमिशन देगी, हाँ तुम बेच लो, तो वो फ्री में देती है क्या? नहीं, अच्छा खासी फीस जाती है लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। तो यानी सरकार अगर आपको किसी चीज की परमिशन दे रही है तो उसके लिए क्या चार्ज करेगी? फी। उसको बोलते हैं लाइसेंस एंड परमिट। अब सरकार की इनकम तो हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ टैक्स के अलावा सरकार की इनकम कहां कहां से हो रही है, ये बता रहा हूं मैं आपको। इसको बोलते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स। क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स रिसीट्स। वेरी वेरी गुड, आगे चलते हैं। लिखो सी पॉइंट,
escheat, ESCHET. लिखो. Sometimes the property which has no claimant comes to the government, comes under the government, comes under government control, government control in search of a legal heir, in search of a legal heir, वारिस, हेयर का मतलब, ठीक है, कॉमा, इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, income from such property is known as cheat, and it is it is non-tax, non-tax receipt of the government. ठीक है भाई, अब जरा ढंग से देखना. ठीक है, ये है शिवम. अब बेटे शिवम के पास ना इतनी जमीन है, इतना लैंड है कि जहां तक देखोगे वहां, जहां तक नजर जाएगी आपकी, उतनी जमीन किसके पास है? शिवम के पास बहुत जमीन है. बट शिवम के ना आगे कोई है ना पीछे कोई है. शिवम अकेला ही है दुनिया के अंदर. अब शिवम क्या हुआ? क्या? दुर्घटना में शिवम की मृत्यु हो जाती है. ठीक. अब आप मुझे सोच के बताओ इस प्रॉपर्टी का क्या होगा? ये जो इतनी गवर्नमेंट को कौन देगा? देगा थोड़ी. गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेगी इसे. हाँ, कब्जा गवर्नमेंट इसकी लीगल हेयर बन जाएगी. कोई है ही नहीं, किसके पास जाएगी? सरकार के पास जाएगी. अब इस प्रॉपर्टी से सरकार को जितनी भी इनकम हो, चाहे रेंटल इनकम हो, चाहे बेच के इनकम हो, कैसी भी इनकम हो, उसको हम क्या बोलेंगे बताओ भाई? एस चीट. क्या बोलेंगे? एस चीट. क्या बोलते हैं उसको? एस चीट. अब मुझे बताओ कि सरकार के पास पैसा तो आया, इनकम तो आई, क्या टैक्स लगा के आई? विदाउट टैक्स आई, है ना? ऐसी इनकम को बोलते हैं नॉन टैक्स रिसीट. और ये क्या है? एस चीट. क्या है ये? एस चीट. समझ गए? देखो रीड करके बता रहा हूं. समटाइम्स द प्रॉपर्टी विच हैज नो क्लेमेंट, जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं, कम्स अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल. किसके पास आती है? क्यों? इन सर्च ऑफ अ लीगल हियर. उसका लीगल हियर कौन बन जाता है? सरकार. तो इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज नोन एज एस सीट एंड इट इज नॉन टैक्स रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की क्या है? ये नॉन टैक्स रिसीट. ठीक है भाई, कितनी हो गई? 3. पहला फीस, दूसरा लाइसेंस एंड परमिट. एक सेकंड ठीक है, आगे चले. पहला फीस, लाइसेंस एंड परमिट्स, और उसके बाद एस सीट. इतनी शो ऑफ, वो भी स्कूटर की. हाँ. लिखो, फाइन्स एंड पेनल्टीज.
लिखो, गवर्नमेंट imposes fines and penalties. Government imposes fines and penalties on lawbreakers, lawbreakers in the country, comma, income from such income from such fines and penalties, fines and penalties is a source of is a source of non-tax non-tax receipt of the government, of the government. Source, source, source of non-tax receipt of the government. ठीक है, देखो सामने समझाऊं। चेतक है जो भी बाहर चल रहा था ऐसी तो होता है ना। और यहाँ पे थोड़ा वो, हाँ टायर, हाँ लो अब थोड़ा लग रहा है। हेडलाइट भी बना दो इसकी एक गोल गोल। हाँ भाई अब ये जो चेतक बनाया है मैंने, उसके कोई पर्पस है। इस चेतक पे, हाँ ये शिवम बैठा है आगे, दिख रहा है बैठा हुआ। हाँ उसके पीछे ये सागर बैठा है ठीक है। और उसके पीछे कौन, हैदर बैठा है ये। ठीक है, अब ये तीनों जा रहे हैं चेतक पे, बहुत तेज चला चला के चेतक। ठीक है, आगे बताओ ये कौन खड़ा है। हाँ ये पुलिस वाला खड़ा है। ठीक है, हाथ में क्या लेकर रखा है। हाँ ये साइड में लगाओ अब ये तीन भाई जा रहे थे चेतक पे, ठीक है, ट्रिपलिंग करते, क्या करते, ट्रिपलिंग। आगे पुलिस वाले ने रोक लिया, ठीक है ना। अब रीजन बताओ पुलिस वाले ने क्यों रोका होगा। क्या ये कोई लॉ ब्रेक कर रहे हैं, है ना। तो ये तीनों लॉ ब्रेकर्स हैं बेटा। क्या है ये, लॉ ब्रेकर्स। क्योंकि कंट्री के अंदर टू व्हीलर पे सिर्फ टू पैसेंजर्स अलाउड है, मेन राइडर और पिलियन राइडर, ठीक है ना, तीन अलाउड नहीं है। समझ में आ रही बात। अब क्या हुआ, इन्होंने एक लॉ ब्रेक कर दिया। मुझे बताओ लॉ ब्रेक कर दिया तो इन पे क्या लगेगा, फाइन लगेगा। क्या लगेगा, फाइन और पेनल्टीज लगेंगी। ठीक है, तो इनका चालान कटेगा, क्या कटेगा, चालान। और इनको चालान जाके वो सबमिट करना पड़ेगा, पैसे वैसे देने पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि इन्होंने लॉ ब्रेक कर दिया है। समझ में आ गई बात। हाँ अब देखो चालान भी दो टाइप के होते हैं। पुलिस वाले का अगर पूछ रहा था भाई छोटा चालान चाहिए बड़ा चालान, बुझता है ना, तो लोग छोटा दे के काम चला लेते हैं, है ना। अगर छोटा चालान दिया तो सरकार के पास नहीं जाएगा, वो तो पुलिस वाले की जेब में चला जाएगा। बट बड़ा चालान कटवा लिया अगर मेन वाला, तो वो सरकार के पास जाएगी इनकम। ठीक है, अब ये सरकार के पास पैसे गए, सरकार की इनकम हुई, सरकार ने आप पे टैक्स लगाया गया। आपने लॉ ब्रेक करा, इसलिए सरकार ने आपसे क्या लिया, फाइन लिया। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो फाइन्स और पेनल्टीज भी गवर्नमेंट की क्या है, नॉन टैक्स रिसीट। वेरी गुड, नॉन टैक्स इनकम है। एक सेकंड रुकना बस, एक फैक्ट दिखाता हूँ, याद आ गया मुझे। भाई से कनेक्टर लाना पड़ेगा ये तो ना, गूगल खोलने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को इसमें।
गवर्नमेंट ने जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जब मास्क मास्क पे भी चालान था बीच में, ठीक है, तो जो मास्क नहीं पहनेगा उस पे भी चालान, तो देखो कितने कितने चालान काटे, इधर देखो चालान है सिर्फ, वो नहीं बोल रहा मैं अमाउंट, चालान देखो नीचे यहाँ पे 51,000 चालान काटे हैं, 51,000। सोचो इनकम कितनी हुई होगी सरकार की। तो ये छोटी इनकम नहीं है, बड़ी बड़ी इनकम है ये, नॉन टैक्स भी अच्छी खासी सरकार की, बहुत हैवी चालान का रेवेन्यू है सरकार का। हाँ तो अब सोचो जिन्हें मास्क नहीं पहने होंगे चालान कटे होंगे, क्या मेरा भी कटा था? हाँ, मेरा भी कटा। मैं भी 500 रुपये दे के आया था, भाई मानता ही नहीं है, क्या करूं? तो कितने आए गवर्नमेंट ने, कितने कलेक्ट करे इनसे? 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ कलेक्ट करे सरकार ने, काफी होते हैं भाई। ये देखो चालान कट रहे हैं, दिख रहे हैं? सैनिटाइज कर रहा है पहले क्या? अच्छा ये बात है। ठीक है तो भाई ये कौन सी रिसीट है सरकार की? नॉन टैक्स रिसीट। इतनी बात समझ में आ गई? चार हो गई, पहली होता ना फी, फिर वेरी गुड, उसके बाद एस सीट, उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टीज। आगे आ जाओ चलो जल्दी। अब एक बात बताऊं, एक बस लिखो, उसके बाद इनकम, इनकम फ्रॉम पीएसयूज। पीएसयूज क्या होती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। लिखो इनकम फ्रॉम PSUs is also is also a source of हाँ non-tax receipt of the government, non-tax receipt of the government। Income from PS is also a source of non-tax receipt of the government। बुलेट पॉइंट चेंज, लिखो PSUs, PSUs like Indian Oil, Indian Oil, भारत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, उसके बाद BHEL etc. earns earn profit, earn profit for government, comma, which is a big source of income। ठीक है ना? उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दीज, एक लाइन और लिख लो, अपार्ट फ्रॉम दीज इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज also earns income for government। ठीक है भाई, एक बात और, क्या सरकार भी बिजनेस करती है? हाँ करती है। सरकार की बहुत सारी PSUs हैं, ठीक है ना? क्या है PSU? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार, सरकार का उसके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। और अंडरटेकिंग मतलब वो सरकार उससे क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, BHEL है, ठीक। ये सारी की सारी जो गवर्नमेंट की PSUs हैं, ये गवर्नमेंट को क्या कमा के दे रही है? प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज कितना बड़ा है, कितना बड़ा नेटवर्क है, सरकार को क्या अर्न करके देता है ये?
प्रॉफिट अर्न करके। तो सरकार की जो इनकम हो रही है कौन सी इनकम है? नॉन टैक्स रिसीट। सरकार टैक्स लगा के पैसा थोड़ी कमा रही है, ये तो कैसा पैसा है? नॉन टैक्स, अदर देन दी टैक्स है। ठीक है, तो सरकार को इनकम कहां से हो रही है? सरकार की पीएस यूज से। कहां से हो रही है? पीएस यूज, जिसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इतनी बात समझ में आ गई? एक और लिखो जल्दी से। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। लिखो गवर्नमेंट also receive gifts comma grants comma donations etc from many sources, including people of the country, including people of the country comma such receivings are की जगह is लगाओ। such receivings is a source of non-tax receipt of the government। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, people contributed in PM relief fund for Kerala flood, है ना? तो क्या हमारी कंट्री के लोग डोनेशंस भी देते हैं, जिस है ना, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स? सरकार को, वो सरकार की कौन सी इनकम है? नॉन टैक्स रिसीट। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे जाके हमारी नॉन टैक्स रिसीट खत्म हो जाती है। कितनी लिखवाई है? 6। ध्यान रखना, पहला फीस, लाइसेंस एंड परमिट्स, एस्टीट्स, फाइन्स एंड पेनल्टीज, इनकम फ्रॉम पीएसयूज और गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? दैट्स ऑल फॉर टुडे।